हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम आईएसओ और आईटीएफ के स्टैंडर्ड को स्टडी कर रहे थे। उसके में उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनको पढ़ रहे थे। हम अभी तक इसमें 10 क्लॉजेज में से 7 क्लॉजेज को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारे आते हैं क्लॉज 1 है हमारा स्कोप, सेकंड है हमारा नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, थर्ड है हमारा टर्म्स एंड डेफिनेशंस, क्लॉज 4 है हमारा नॉर्मेटिव रेफरेंसेस कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लॉज 5 है हमारा प्लानिंग, उसके बाद क्लॉज 6 है लीडरशिप, क्लॉज 7 सपोर्ट, और ये हम अब पढ़ रहे हैं क्लॉज 8 ऑपरेशन। क्लॉज 8 ऑपरेशन जो है दोस्तों, ये हमारा सबसे बड़ा क्लॉज है। इसमें हमारे क्लॉज 7 सब क्लॉज हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या सब क्लॉज हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बात कि हम आज इस वीडियो में सिर्फ क्लॉज 8.1, क्लॉज 8.2, क्लॉज 8.3 सिर्फ यही कवर करेंगे, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो, और उस बाकी के जो बच जाएंगे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, देख लेते हैं हमारे पहले क्या क्या क्लॉजेज हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो आप देखिए। क्लॉज 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्लॉज 8.2 है उसके नीचे डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उसके बाद क्लॉज 8.3 हमारा ऊपर आ जाता है। मैं एक बार मार्क ले लेता हूँ। ये हमारा क्लॉज 8.3 है। ये हमारा क्लॉज 8.3 है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उसके बाद क्लॉज 8.4 हमारा कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्लॉज 8.5 हमारा प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविज़न। क्लॉज 8.6 हमारा रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्लॉज 8.7 कंट्रोल ऑफ, उसके नीचे ही है, कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोसेसेस, आउटपुट्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये हमारे दोस्तों 7 सब क्लॉज हैं क्लॉज 8 ऑपरेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो दोस्तों जान लेते हैं हमारा क्लॉज 8 जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। ऑपरेशन दोस्तों, कोई भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कुछ लोगों के साथ, जिसमें हमारा हर किसी आदमी का, हर किसी बंदे का अलग अलग रोल होगा, अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म, एक ही एक्टिविटी में अलग अलग एक ही एक्टिविटी में अलग अलग अपना रोल परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उसको हम ऑपरेशन कहते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं क्लॉज 8.1 है क्या। क्लॉज 8.1 आ जाते हैं हम अगली स्लाइड पे। ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसमें दोस्तों देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। टू प्लान, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको क्या करना होगा, प्लान करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, कंट्रोल करना होगा प्रोसेसेस को, जैसा कि हमारा क्लॉज 4.4 QMS एंड इट्स प्रोसेसेस में बताया गया है। जो हमारा क्लॉज, आप प्रीवियस वीडियो देखोगे दोस्तों, तो क्लॉज जो 4 हमने जो कवर किया है, उसमें क्लॉज 4.4 था, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस। तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स को, उसको कंट्रोल करने के लिए, हाँ, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टू प्लान, इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल द प्रोसेसेस, जैसा कि हमारा क्लॉज 4.4 में बताया गया, उसके हिसाब से हमें प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है, कंट्रोल करना है प्रोसेसेस को, ताकि हम रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की है, और हम एक्शंस इम्प्लीमेंट कर सकें, जो कि हमारे क्लॉज 6.1 रिस्क असेसमेंट में है। तो दोस्तों, आप क्लॉज 6.1 को, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख सकते हैं। क्लॉज 6.1 में क्या बताया गया, रिस्क असेसमेंट के बारे में बताया गया है। तो आप उस वीडियो को देखो, तब वो आपको पता चलेगा कि हमें एक्शंस इम्प्लीमेंट करने हैं, ताकि हम रिस्क असेसमेंट कर सकें। कैसे करेंगे हम? बाय डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हमें जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको डिटरमाइन करना है, उसके लिए क्राइटेरिया को एस्टैब्लिश करना है प्रोसेसेस के लिए, और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो दोस्तों, हम जो भी प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए हमें क्राइटेरिया को एस्टैब्लिश करना है, और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके एक्सेप्टेंस के लिए हमें उस क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करना है। डिटरमाइनिंग रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव कन्फॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमें रिसोर्स
दोस्तों, डिटरमाइनिंग रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दोस्तों, हमें जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी हम दे रहे हैं, तो हमें उसकी कन्फर्मिटी को अचीव करने के लिए हमें रिसोर्सेज को डिटरमाइन करना पड़ेगा। हमारे क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे वो सब हमें डिटरमाइन करना है। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस इन अकॉर्डिंग्स विद क्राइटेरिया, हमें इम्प्लीमेंट करना है कंट्रोल को। हम मतलब दोस्तों, कोई भी हम प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या कंट्रोल लगाने हैं, कैसे कैसे हमें उस प्रोसेस को कंट्रोल करना है, तो वो सारे हमारे क्या क्या एक्शन हमें करने हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है हमें क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को भी रिटर्न करना है, ताकि हमें कॉन्फिडेंस रह सके कि जो भी हम प्रोसेसेस हम कैरी कर रहे हैं, हम जो भी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारी अच्छी तरह प्लान्ड हैं, और हम जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी कन्फर्मिटी को अचीव कर सकें। तो यही लिखा है इसमें दोस्तों, रिटेनिंग डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन टू हैव कॉन्फिडेंस दैट processes have been carried out as planned and demonstrate conformity of product to requirement। तो दोस्तों, ये हमारी है क्लॉज 8.1 की जो भी रिक्वायरमेंट है। बाकी और भी हैं नीचे, वो देख लेते हैं। आउटपुट ऑफ प्लानिंग इन अ फॉर्म सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। तो हमें दोस्तों ये भी देखना है, जो आउटपुट है हमारा प्लानिंग का, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के हिसाब से सूटेबल है या नहीं है, वो भी हमें देखना है। To implement control plan changes and review consequences of unintended changes, taking actions। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो भी हमें ये भी देखना है, जो भी प्लान्ड चेंजेस होंगे हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, और उसके हिसाब से हम जो भी कंट्रोल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम जो भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोई भी एक्शन, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वो भी हमें उनका भी ध्यान रखना है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंडर में। उसके बाद दोस्तों, क्लॉज 8.1.1 ये हमारा सप्लीमेंटल है, मतलब IATF की रिक्वायरमेंट है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या है। फॉलोइंग टू बी इंक्लूडेड वाइल प्लानिंग फॉर प्रोडक्ट रियलाइजेशन, हमें प्रोडक्ट की रियलाइजेशन के लिए हमें क्या क्या इंक्लूड करना है वो हमें बताया गया है। कस्टमर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कस्टमर की जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं कस्टमर के लिए, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की, और उसकी क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उसका हमें ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी हमारे प्रोडक्ट रियलाइजेशन को प्लानिंग करने के लिए। उसके बाद लॉजिस्टिक्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए दोस्तों ब्रैकेट में लिखा है रेफर ISO 9001 सेक्शन 8.3.2। हमें ये आगे क्लॉज 8.3.2 जो आएगा उसमें देखना है प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूडेड होंगी प्रोडक्ट रियलाइजेशन को प्लानिंग करते हुए। उसके बाद रिसोर्सेज आइडेंटिफाइड इन 8.1 refers to required verification, validation, monitoring, measurement, inspection and test activities for product and criteria for product acceptance। तो दोस्तों यही कह रहे हैं कि जो भी हम क्लॉज 8.1 में जो भी रिसोर्स आइडेंटिफाई करेंगे वो क्या क्या कहाँ रेफ़र करते हैं, वो हमारी वेरिफिकेशन की तरफ रेफ़र करते हैं, और जो भी हमारी रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन होगी उसकी तरफ रेफर करते हैं, वैलिडेशन, मॉनिटरिंग की तरफ, मेजरमेंट, इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी उसमें आ जाती हैं जब हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों हम कोई भी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किस हिसाब से करेंगे, हमें सारी चीज़ प्लान करनी पड़ेंगी ना, कि हम किस हिसाब से उस रिसोर्सेज को हमारे किसी भी प्रोसेस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, हम किस हिसाब से प्लानिंग करेंगे उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे, ताकि हम वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, इंस्पेक्शन, इन सब पैरामीटर्स को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसकी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे, और क्या क्या क्राइटेरिया होंगे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद क्लॉज 8.1.2 है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, उसको देख लेते हैं।
एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी बाई कस्टमर कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों हमें जो कस्टमर की कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट है कोई और उसके द्वारा प्रोवाइड किया हुआ हमारे पास कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा है, हमें उसको डाटा को कॉन्फिडेंशियल ही रखना है। और किसी कोई मतलब हमें ऐसा मेंटेन रखना है उसको ताकि उसको कोई और एक्सेस ना कर सके, हर कोई एक्सेस ना कर सके, उसको बहुत कॉन्फिडेंशियल रखना है, कहीं वो बात कोई डाटा लीक ना हो, तो हमें उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है। तो यही लिखा है एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी बाई कस्टमर कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट, कस्टमर के से द्वारा कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट होगा उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हमें मेंटेन रखना है और एंश्योर करना है। और जो भी प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट होगा उसकी भी कॉन्फिडेंशियलिटी को हमें मेंटेन रखना है। डिटर्मिनेशन क्लॉज 8.2 डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हमें दोस्तों क्लॉज 8.2 में बताया गया है कि हमारी जो भी क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए उसको डिटरमाइन करना है। तो क्लॉज 8.2.1 को देख लेते हैं, उसमें है हमारा कस्टमर कम्युनिकेशन। तो देखते हैं क्या है। एस्टैब्लिश प्रोसेस फॉर कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर रिलेटेड टू। तो दोस्तों हमारे कस्टमर के साथ हमें कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करनी है, तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, किस हिसाब से हमें कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होंगी वो देखनी है उसमें। तो देख लेते हैं। एस्टैब्लिश प्रोसेस फॉर कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट और सर्विसेज इन्फॉर्मेशन। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए होगी हमें, तो उसके लिए हमें कस्टमर से कम्युनिकेट करना है, कस्टमर से बात करनी है, तो उसके लिए हमें प्रोसेस को एस्टैब्लिश करना है। इंक्वायरी करनी है हमें कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर्स हैंडलिंग के लिए भी, इंक्लूडिंग कोई चेंजेस होगा, अमेंडमेंट होगी, उसको भी हमें इंक्लूड करना है। उसके बाद ऑब्टेनिंग कस्टमर व्यूज़ एंड परसेप्शंस। तो हमें दोस्तों कस्टमर को हम जब प्रोडक्ट सप्लाई कर देते हैं तो उसके रिव्यू जानना भी हमें वो ज़रूरी होता है कि क्या क्या फीडबैक है उनके, तो उसके रिव्यू भी हमें ऑब्टेन करने हैं और उनके क्या क्या परसेप्शन है, क्या क्या सोच है उनकी हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो हमें सारी उनसे फीडबैक लेना है। तो ये भी हमारे कस्टमर कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। और उसमें क्या क्या इंक्लूड है, कस्टमर की कंप्लेंट जो होंगी वो भी हमारे कस्टमर कम्युनिकेशन के लिए जो हम प्रोसेस एस्टैब्लिश करेंगे उसमें इंक्लूड होगी। हैंडलिंग और ट्रीटमेंट ऑफ कस्टमर प्रॉपर्टी। कस्टमर की कोई जो प्रॉपर्टी है, कोई डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट, तो उसको भी हमें बहुत अच्छे से हैंडल करना है और उसको अच्छे से ट्रीट करना है और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था ITF का जो क्लॉज है कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें। उसके बाद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर कंटिजेंसी एक्शंस व्हेन रिलेवेंट। अगर कोई कंटिजेंसी एक्शन है तो उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो भी हमें इंश्योर करनी है, वो भी हमें प्लान करनी है, डिटरमाइन करनी है, ताकि हम जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की है रिक्वायरमेंट है उसको हम मेंटेन कर सकें और कस्टमर को हम एक अच्छा प्रोडक्ट हम सप्लाई कर सकें। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्लॉज 8.2.1.1 कस्टमर कम्युनिकेशन सप्लीमेंटल। ये दोस्तों हमारा सप्लीमेंटल मतलब ITF की रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या कहता है, हैव एबिलिटी रिसोर्स एंड कॉम्पिटेंस टू कम्युनिकेट नेसेसरी इंफॉर्मेशन और डाटा इन कस्टमर प्रिस्क्राइब्ड कंप्यूटर लैंग्वेज एंड फॉर्मेट। तो दोस्तों इसमें और एग्जांपल में है कैड इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज सॉफ्टवेयर वर्जन। तो दोस्तों कस्टमर कम्युनिकेशन में हम कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने ड्राइंग भेजी है तो किस फॉर्मेट में भेजी है, किस डॉक्यूमेंट में भेजी है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज किस तरह से होगा, तो वो हमारी सारी चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है। तो हमारी जो एबिलिटी होनी चाहिए, तो इसमें यही लिखा है हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए, ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकें कस्टमर से। और कोई डाटा है हमारा कस्टमर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, कंप्यूटर लैंग्वेज और फॉर्मेट में हम उसको प्रोवाइड करवा सकें। तो ये इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। क्लॉज 8.2.2
डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो दोस्तों प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड जो भी हमारी डिटर्मिनेशन मतलब रिक्वायरमेंट होगी उसको भी हमें डिटरमाइन करना है। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। रिक्वायरमेंट्स एस्टैब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन अ प्रोसेस। हमें एक ऐसी प्रोसेस को एस्टैब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है उसको, और उसको आगे मेंटेन भी रखना है। टू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल कस्टमर्स। तो दोस्तों हमें एस्टैब्लिश करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है और मेंटेन करनी है ऐसी प्रोसेस ताकि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें, उसके रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन कर सकें और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकें। जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर होंगे उनको भी इंक्लूड करना है हमें। तो हमें क्या क्या इंश्योर करना है वो देख लेते हैं। इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स कंसिडर्ड नेसेसरी बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड। तो दोस्तों हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर उसमें कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो जो कि नेसेसरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो डिफ़ाइन की गई हैं अच्छे से या नहीं गई हैं, ये भी हमें इंश्योर करना है। उसके बाद स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट है या फिर कोई सर्टिफिकेशन बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं या गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है, उसको भी हमें इंश्योर करना है कि वो अच्छे से डिफ़ाइन की गई है या नहीं है। उसके बाद जो भी हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उसमें लिखा है इट हैज़ एबिलिटी टू मीट डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स एंड सब्सटेंशिएट द क्लेम्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इट ऑफर्स। मतलब कह रहा है कि जो भी हम प्रोसेस को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जो भी हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं प्रोसेस को, उसमें एबिलिटी है ताकि वो डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर की और उसको हम मीट कर सकें, वो प्रोसेस मीट कर सके और क्लेम्स जो भी हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऑफर जो करते हैं वो सारे सब्सटेंशिएट कर सके। तो ये सारी हमें चीज़ें इंश्योर करनी है। क्लॉज 8.2 डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसकी दोस्तों एक 8.2.2.1 ये हमारी सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है, मतलब IATF की रिक्वायरमेंट है, ब्लू टेक्स्ट से लिखी है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसको क्या है। Determination of requirements related to product and services supplemental. These requirements to include recycling, environmental impact and characteristics identified as a result of the organization's knowledge of product and manufacturing process. तो दोस्तों इसे ये जो रिक्वायरमेंट है 8.2.2.1 जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्ट और सर्विसेज की, उसमें क्या क्या इंक्लूड होनी चाहिए वो हमारा बताया गया है। तो हमारी जो रिसाइकलिंग होगी या फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी आइडेंटिफाई किए गए होंगे उन सबको इंक्लूड करना है इस रिक्वायरमेंट में। उसके बाद कंप्लायंस टू सेक्शन 8.2.2 इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू फॉलोइंग। तो दोस्तों क्लॉज 8.2.2 से कंप्लायंस जो चीज़ें करेंगी वो भी हमारी इंक्लूड क्या क्या है। जो भी हमारी ऑल गवर्नमेंट सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशन रिलेटेड टू क्या क्या है, हमारी सारी गवर्नमेंट की और या फिर सेफ्टी की या फिर एनवायरमेंटल की जो भी रेगुलेशन होंगी वो सारी हमारी इस 8.2.2.1 की रिक्वायरमेंट में इंक्लूड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक्विजिशन होगी, कोई स्टोरेज होगी, हैंडलिंग होगी, रिसाइकलिंग होगी, एलिमिनेशन होगी, डिस्पोजल ऑफ मटेरियल, ये सारी हमारी गवर्नमेंट या सेफ्टी या फिर एनवायरमेंटल रेगुलेशन से रिलेटेड जो सारी चीज़ हमारी इंक्लूड होंगी। क्लॉज 8.2.3 रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हमें दोस्तों क्लॉज 8.2.3 में क्या करना है, हमें देखना है, हमें रिव्यू करना है जो भी रिक्वायरमेंट होंगी रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, ये हमारा क्लॉज 8.2.3 कहता है। उसके बाद 8.2.3.1 हमारा जो जनरल रिक्वायरमेंट है क्या कह रहा है, रिव्यू एज एप्लीकेबल। हमें रिव्यू करना है अगर एप्लीकेबल होता है तो रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड बाय कस्टमर इंक्लूडिंग डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़। जो भी हमारी कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करेगा डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, वो भी हमें रिव्यू करनी है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स नॉट स्टेटेड बाय कस्टमर के द्वारा हमारे कोई रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन वो नेसेसरी है,
उनकी स्पेसिफाइड और इंटेंडेड यूज़ के लिए, उनके यूज़ के लिए हमारे, फॉर एग्जांपल आप कस्टमर ने कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी है हमारी डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज से रिलेटेड, तो उस केस में क्या होगा, हमें खुद से ही देखना है कि हमारे जो कस्टमर के यूज़ के लिए, इंटेंडेड यूज़ के लिए वो सही है या नहीं है। तो उस रिक्वायरमेंट को भी हमें कंसिडर करना है। एडिशनल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो दोस्तों जो भी एडिशनल, जो भी स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होगी वो भी हमारे प्रोडक्ट्स और रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड वो भी हमें रिव्यू करनी है। कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स डिफरिंग फ्रॉम दोज प्रीवियसली एक्सप्रेस्ड। कोई हमारी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स है जो कि डिफ़र करता है जो प्रीवियसली पहले हमें भेजा है उससे, तो वो भी हमें रिव्यू करना है। उसके बाद दोस्तों क्लॉज 8.2.3.1.1 ये हमारा क्या कहता है वो देख लेते हैं। रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सप्लीमेंटल। ये दोस्तों IATF की रिक्वायरमेंट है, सप्लीमेंटल लिखा है इसलिए और ब्लू टेक्स्ट से है। तो जैसा कि आपने अगर पहले वाली वीडियो देखी होंगी तो आप समझ गए होंगे ये हमारी IATF की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या कह रहा है, रिटेन डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ कस्टमर ऑथराइज्ड वेवर रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड इन ISO 9001 8.2.3.1। तो दोस्तों ये कह रहा है हमें अगर कोई कस्टमर के द्वारा कोई वेवर है ऑथराइज किया गया है तो उसका हमें एविडेंस रखना है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में। तो यही बताया गया इसमें। तो दोस्तों कस्टमर ऑथराइज्ड वेवर क्या होता है, फॉर एग्जांपल कस्टमर कोई कंसेशन दे रहा है, कोई रेट वगैरह में थोड़ा कम ज़्यादा कुछ कर रहा है, तो उसका हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे पास एविडेंस होना चाहिए ताकि हम उसको रिटर्न कर सकें, और अगर कोई फर्दर हमसे मांगता है तो हम उसको तुरंत प्रोवाइड करवा सकें। और कस्टमर ऑथराइज्ड वेवर में दोस्तों ये भी आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई आपने मटेरियल भेज दिया और उसमें कुछ थोड़ा बहुत फॉल्ट है, तो कस्टमर उसको एक्सेप्ट करने के लिए कस्टमर क्या बोलेगा, हम उसको कम रेट में एक्सेप्ट करेंगे। तो जो भी वेवर होगा, मतलब जो भी कम वगैरह रेट होगा, उसका हमारे पास सॉलिड एविडेंस होना चाहिए डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में। उसके बाद क्लॉज 8.2.3.1.2 कस्टमर डेजिग्नेटेड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों इसमें क्या है, अगर कस्टमर कहता है कोई हमारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मान लो कोई प्रोडक्ट के कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो उसको भी हमें डेमोस्ट्रेट करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं पहले रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। डेमोस्ट्रेट कन्फॉर्मिटी टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स फॉर डेजिग्नेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट से हमें कन्फॉर्मिटी को डेमोस्ट्रेट करना, मतलब हमें डिटरमाइन करना है, उसको रिव्यू करना है सारा कुछ, ताकि वो डेजिग्नेशन होगी या फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी या फिर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी हमारी, फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कस्टमर ने हमें दिया है कि हम इस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी डेजिग्नेशन होगी कि आप किससे डेजिग्नेट करोगे, मतलब किससे आपको उसको दर्शाओगे, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कैसे उसको कैसे उसको मेंटेन करना है, कैसे उसकी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को मेंटेन रखना है और उसको कैसे कंट्रोल करना है, हमें ये सारी चीज़ हमें डेमोस्ट्रेट करनी है अगर हम कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो। क्लॉज 8.2.3.1.3 ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग फीजिबिलिटी। इसमें देख लेते हैं दोस्तों क्या है, यूज़ CFT अप्रोच। CFT मतलब दोस्तों क्रॉस फंक्शनल टीम। ऐसा होता है दोस्तों, हमारा क्या होता है, हम एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाते हैं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, फिर हमारे एक क्रॉस फंक्शनल टीम होती है जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कस करने के लिए हमारे हर एक डिपार्टमेंट से कोई HOD होता है, तो उसकी हमारी क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई जाती है ताकि हम कोई इशू आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फिर कोई न्यू डेवलपमेंट है, उसके टाइम पे हम सारे क्रॉस फंक्शनल टीम को इकट्ठा करके उस पर डिस्कस कर सकें और आगे कुछ और प्लान करना तो वो भी कर सकें हम, तो उसको हम क्रॉस फंक्शनल टीम कहते हैं। तो यही कह रहा है, यूज़ CFT अप्रोच टू कंडक्ट एनालिसिस। हमें
CFT अप्रोच को यूज़ करना पड़ेगा एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए। इफ़ इट इज़ फीजिबल दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंटली मीटिंग ऑल कस्टमर इंजीनियरिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों हमें CFT अप्रोच को यूज़ करना है एनालिसिस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो वो क्यों, हमें क्या देखना है उसमें, एनालाइज क्या करना है। इफ़ इट इज़ फीजिबल दैट हमें ये देखना है कि ये जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं वो कैपेबल हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए और कंसिस्टेंटली उसको जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए। तो हमें सारी कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को मीट करते हुए सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स को हमें रिव्यू करना है और उसके लिए हमें CFT अप्रोच को यूज़ करना है। कंडक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस फॉर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी न्यू टू ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी चेंज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो दोस्तों हमें फिजिबिलिटी एनालिसिस भी कंडक्ट करनी है फॉर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के लिए। जो भी हमारी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी न्यू होगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके लिए हमें फिजिबिलिटी एनालिसिस को कंडक्ट करना है। एडिशनली हमें क्या है, वैलिडेट भी करना है थ्रू प्रोडक्शन रन से। तो दोस्तों हमें जब हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन रन होता है तो उस टाइम पे हमें वैलिडेट करना है कि हमारा जो प्रोडक्शन के टाइम पे हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है कस्टमर की वो सारी हमारी प्रॉपरली फुलफिल हो रही हैं नहीं हो रही हैं। ये सारी हमें चीज़ें क्लॉज 8.2.3.3 में हमारी ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल करनी है। क्लॉज 8.2.3 देख लेते हैं दोस्तों। 8.2.3 में क्या है, रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूड है। जो हम अभी रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे थे वो हमारी कंटिन्यू है। उसको कैसे हमें कैसे रिव्यू करना है, क्या क्या चीज़ रिव्यू करनी है, वो हमारी अभी रिक्वायरमेंट कंटिन्यूड है इसमें इस स्लाइड में। तो दोस्तों देख लेना 8.2.3.2 वेयर कस्टमर प्रोवाइड्स नो डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। अगर हमारा कस्टमर कोई डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट नहीं देता है, प्रोवाइड नहीं करता है रिक्वायरमेंट्स की, तो ये हमारी दीज टू बी कन्फर्म्ड बाई ऑर्गेनाइजेशन बिफोर एक्सेप्टेंस। तो हमें तो दोस्तों मैं बताता हूँ क्या है। अगर हमारा कोई कस्टमर हमें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अपनी रिक्वायरमेंट नहीं दे रहा है तो हमें ये चीज़ें उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, कस्टमर जो भी प्रोडक्ट मांग रहा है, कुछ भी सर्विस मांग रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले हमें ये चीज़ डिस्कस करनी है, हमें पहले से ही देखनी है, ये चीज़ कंफर्म करनी है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट को, कस्टमर के ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से पहले। उसके बाद रिव्यू टू बी कंडक्टेड प्रायर टू सप्लाई प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड एंश्योर कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स डिफरिंग फ्रॉम प्रीवियसली डिफाइंड आर रिजॉल्व्ड। तो दोस्तों हम जब मेटल कस्टमर को डिलीवर करेंगे तो डिलीवरी से पहले हमें सारा रिव्यू कंडक्ट करना है तो कि हमारी जो प्रोडक्ट और सर्विस हम जो भी ऑफर कर रहे हैं वो सब ठीक है या नहीं है, और हमने जो पहले प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी हमने डिलीवर करी है उसमें क्या क्या गलतियाँ थी हम दोबारा तो नहीं दोहरा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें दोस्तों रिव्यू करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन एज रिजल्ट ऑफ रिव्यू टू बी मेंटेन। हमें डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को भी मेंटेन करना है, जो भी हमारी होंगी उसको हमें सारा मेंटेन करना है। इससे रिव्यू से रिलेटेड हमारी जो भी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं तो उसको भी हमें मेंटेन करके रखना है। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पे। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्लॉज 8.2.4 चेंजेस टू रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट। हमें जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होंगी उनमें अगर कोई चेंज होता है तो हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी वो देखना है हमें। वैन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स आर चेंज, हमारी जब भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं या अमेंड होती हैं तो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हमें मेंटेन करने हैं और मेक अवेयर, हमें
थोड़ी सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा ओवरलैप कर रहा है ये जो आइकन है। तो दोस्तों एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं हम इसको। When product requirements are changed, amend relevant documents and make aware of the changed requirements of the relevant personnel। तो दोस्तों हमें बोला गया है कि जो भी हमारी अगर कोई चेंज होता है, कोई अमेंड होता है प्रोसेस में, और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट में या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट में, सॉरी प्रोडक्ट या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट में हमारा कोई चेंज होता है, तो उसके लिए हमें रेलिवेंट जो भी डॉक्यूमेंट होंगे हमें वो प्रिपेयर करने हैं। और रेलिवेंट पर्सनल मतलब रेलिवेंट जो भी हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कोई बंदे काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर चेंज होती हैं तो उनका भी हमें उनसे रिलेटेड जो भी हमारे डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं वो भी हमें प्रिपेयर रखने पड़ेंगे और मेंटेन करने हैं। उसके बाद दोस्तों क्लॉज 8.3 पे आ जाते हैं हम, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। क्लॉज 8.3.1 है हमारी जनरल रिक्वायरमेंट्स। इफ़ डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नॉट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड और नॉट डिफाइंड बाय द कस्टमर और बाय अदर इंटरेस्टेड पार्टीज फॉर सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन, एस्टैब्लिश इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन अ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो दोस्तों अगर हमारी फॉर एग्जांपल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हमारे जो कस्टमर है या जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है, तो दोस्तों अगर कस्टमर या इंटरेस्टेड पार्टी हमें एक प्रॉपर हमारे कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी है, प्रॉपर डिटेल्ड मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट चाहिए उनको या फिर सर्विस चाहिए उसकी हमें कोई डिटेल्ड रिक्वायरमेंट नहीं दी है, तो हमें एक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को एस्टैब्लिश करना होगा और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, उसको मेंटेन भी करना है। ये हमारा एक क्लॉज 8.3.1 में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नोट में क्या लिखा है। नोट 1, रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड इन क्लॉज 8.5 ऑल्सो अप्लाई फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसेस फॉर प्रोडक्शन। जो भी हमारा दोस्तों अगर क्लॉज 8.5 हमारा जो आगे आएगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या 8.5 की रिक्वायरमेंट है। तो ये कह रहा है जो भी हमारी रिक्वायरमेंट मैंशनड है 8.5 में वो भी हमारी अप्लाई होंगी इसमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस में। उसके बाद फोर सर्विस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग कैन एड्रेस होल सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। तो फोर सर्विस प्रोडक्ट के लिए तो दोस्तों जैसा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी जो कस्टमर हमें स्पेसिफाई नहीं की है, तो उसके लिए हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को एस्टैब्लिश करेंगे। और अगर हमारे प्रोडक्ट नहीं है, कोई हम प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर रहे, हम सर्विस दे रहे हैं किसी को, तो उसके लिए क्या है, अगर हम सर्विस दे रहे हैं फोर सर्विस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग कैन एड्रेस होल सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। ये जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग होगी हमारी वो पूरी सर्विस की डिलीवरी प्रोसेस होगी उसको कवर करेगी, उसको एड्रेस करेगी। क्लॉज 8.3 एंड 8.5 टुगेदर कंसीडर द रिक्वायरमेंट्स। क्लॉज 8.3 जो है और क्लॉज 8.5 है, ये दोनों मिलकर उस रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करते हैं। क्लॉज 8.3.1.1 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो दोस्तों ये हमारा क्लॉज 8.3.1.1 है हमारा, ये हमारा IATF की रिक्वायरमेंट है। वो क्या किस चीज़ पे फोकस करता है, फोकस ऑन एरर प्रिवेंशन रेदर देन डिटेक्शन। तो दोस्तों हमारा जो क्लॉज 8.3.1.1 है ये हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इसकी रिक्वायरमेंट है। कह रहा है कि हमें एरर की प्रिवेंशन पे, हमें कोई भी एरर होता है तो उसको हमें होने से रोकना है, हमें डिटेक्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमें एरर की प्रिवेंशन पे फोकस करना है। ये हमारा इस क्लॉज में बताया गया है। उसके बाद क्लॉज 8.3.2 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। तो दोस्तों क्लॉज 8.3.2 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग में क्या क्या है रिक्वायरमेंट्स वो देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग वाइल्ड डिटरमाइनिंग स्टेजेस एंड कंट्रोल्स ऑन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। हमें क्या क्या कंसिडर करना है प्लानिंग्स। हमें जब हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की प्लानिंग को कंट्रोल करेंगे तो उससे पहले हमें क्या क्या कंसिडर करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। क्या क्या डिटरमाइन करना है। नेचर, ड्यूरेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़। हमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी जो भी होंगी हमें उसका नेचर, उसकी ड्यूरेशन कितना लंबा हुआ और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब हमें कंसिडर करना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स दैट स्पेसिफाई पर्टिकुलर प्रोसेस स्टेजेस इंक्लूडिंग
डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रिव्यूज़, हमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रिव्यू से रिलेटेड वो भी हमें कंसिडर करनी है। और उसके बाद रिक्वायर्ड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, इसको भी हमें कंसिडर करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ फॉर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, हमें डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए किस किस को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, क्या क्या किस किस को अथॉरिटी देनी है, क्या किस किस की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, वो भी हमें कंसिडर करना है। नीड टू कंट्रोल इंटरफेसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, ये भी हमें कंसिडर करना है दोस्तों। उसके बाद नीड फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर एंड यूज़र ग्रुप इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, हाँ कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कस्टमर को इन्वॉल्व करने के लिए तो उसको भी हमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में कंसिडर करना है। नेसेसरी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन टू कंफर्म दैट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट, तो ये भी हमें कंसिडर करना है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरी होंगी ताकि हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें या हम कंफर्म कर सकें। क्लॉज 8.3.2.1 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग सप्लीमेंटल, इसमें देख लेते हैं दोस्तों ये IETF की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या है इसमें रिक्वायरमेंट। यूज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो दोस्तों एक CFT होता है क्रॉस फंक्शनल टीम, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसकी वीडियो में। उसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये दोनों एक ही बात है। इन दोनों में हमारे हर डिपार्टमेंट से एक एक हमारा जो सीनियर मैनेजमेंट होगी वो हमारी इंक्लूड होती है, तो उन सब को मिला के हमारी एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनती है जो उस पर वर्क करते हैं, किसी भी डिज़ाइन या फिर डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं, तो वो हमारी क्रॉस फंक्शनल टीम होती है और वही हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है। तो ये कह रहा है हमें CFT अप्रोच को यूज़ करना है ताकि हम और इंश्योर करना है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग इंक्लूड्स ऑल अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स, डिक्लेयर CFT दैट इज़ हु शुड बी इन्वॉल्व एंड एज अप्रोप्रिएट इट्स सप्लाई चेन, ये सब हमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग के अंडर इंक्लूड करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एंड एज अप्रोप्रिएट इट्स सप्लाई चेन, सप्लाई चेन में क्या क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जांपल APQP और VDA RGA, प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, डिज़ाइन एक्टिविटीज एग्जांपल DFM DFA, यूज ऑफ ऑल्टरनेट डिज़ाइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, डेवलपमेंट फाइनलाइजेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, development and review of product design and risk analysis FMEAs including actions to reduce potential risk, development and review of product manufacturing process designs risk analysis FMEA process flow control plans and standard work instructions। तो दोस्तों ये हमारा क्लॉज 8.3.2.1 में ये सारी चीज़ हमारी इंक्लूड होंगी और हमें इन सब पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू हमें काम करना है, हमें एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनानी है। वो सब हमें उसमें जो भी हमारा एक लीडर होगा उसको वो हमारा सारा देखेगा किस किस को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें असाइन करनी है, क्या क्या किसकी अथॉरिटी होंगी, वो सब हमारे इस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का जो लीडर होगा वो डिसाइड करेगा। और उसके अंदर क्या क्या हमें रिव्यू करना है, क्या क्या बनाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, फॉर एग्जांपल APQP DFM DFA FMEA प्रोसेस फ्लो कंट्रोल प्लान्स, इन सब की चीज़ों के ऊपर हमें डिसीजन लेना है, कैसे क्या क्या हमें इन डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए क्या क्या हमें प्रोसेस करनी है, क्या क्या हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो हमें बताया गया इसमें। क्लॉज 8.3.2.2 प्रोडक्ट डिज़ाइन स्किल्स एंश्योर दैट पर्सनल विद प्रोडक्ट डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी आर, हमें क्लॉज 8.3.2.2 में हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन की जो स्किल होंगी उसके ऊपर उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हमें कंसिडर करनी है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एंश्योर दैट पर्सनल विद प्रोडक्ट डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमारा बंदा होगा, जो भी एम्प्लॉय होगा, जो भी मेंबर होगा उसमें क्रॉस फंक्शनल टीम में या फिर जो हमारे डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्ट के डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी हमारी कॉम्पिटेंसी के बारे में बताया गया कि हमारे
जो भी बंदा होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या स्किल होनी चाहिए, क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। तो वही बताया, कॉम्पिटेंट ही शुड बी कॉम्पिटेंट टू अचीव डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स। वो इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इतना कैपेबल होना चाहिए ताकि वो डिज़ाइन की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अचीव कर सके। वो स्किल होना चाहिए इन एप्लीकेबल प्रोडक्ट डिज़ाइन टूल्स एंड टेक्निक्स। सारे हमारे जो भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन टूल्स हैं और जो भी टेक्निक्स हैं उनमें स्किल्ड होना चाहिए। आइडेंटिफाइड बाई ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं उसमें, जैसे कि FME है, GD&T है, DOE है, DFSS है, डिजिटाइज्ड मैथमेटिकली बेस्ड डाटा, इन सब के ऊपर वो स्किल्ड होना चाहिए। उसके बाद क्लॉज 8.3.2.3 में देखते हैं दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स विद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। हमें क्या बताया गया, जो भी हमारा कोई एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है, कई बार क्या होता है दोस्तों, हमें किसी भी प्रोसेस को करने के लिए कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो कई टेस्टिंग होती है या फिर कुछ ऑपरेशंस होते हैं या फिर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जिसमें हमें पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में काम करना होता है। तो उसके बारे में बताया, उसका डेवलपमेंट के बारे में बताया गया। यूज अ प्रोसेस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस फॉर देयर प्रोडक्ट्स विद इंटरनली डेवलप्ड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों हमें क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एक प्रोसेस यूज़ करनी है, उनके जो भी प्रोडक्ट होंगे इंटरनली डेवलप्ड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में जो भी होंगे उन सबको हमें, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस यूज़ करनी है, एक प्रोसेस को एस्टेब्लिश करना है और उसको यूज़ करना है। यूटिलाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट असेसमेंट मैथडोलॉजी, हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट असेसमेंट मैथडोलॉजी को यूटिलाइज करना है ताकि हम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट प्रोसेस को हम एसेस कर सकें, उसको हम जांच परख कर सकें उसकी। रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटी सेल्फ असेसमेंट। दोस्तों हमें ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटी या सेल्फ असेसमेंट होगा उसकी हमें डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को भी एविडेंस के फॉर्म में हमें रिटेन करना है। इंक्लूड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद इन स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, तो उसको हमें स्कोप में, इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप होगा उसमें हमें इंक्लूड करना है। क्लॉज 8.3.3 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स। तो दोस्तों ये जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट में जो इनपुट होंगे उसके बारे में बताया गया है। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या है। डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो दोस्तों हमें जो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेसेस होंगी उसके लिए हमें जो भी रिक्वायरमेंट ज़रूरी होंगी उसको डिटरमाइन करना है। फंक्शनल और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को भी हमें डिटरमाइन करना है। जो भी स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होंगी एप्लीकेबल, उसको भी हमें डिटरमाइन करना है। स्टैंडर्ड्स और कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस कमिटेड टू बी इम्प्लीमेंटेड। जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने हैं और जो भी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस होंगी उसको भी हमें डिटरमाइन करना है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज नीड्स फॉर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये भी हमें डिटरमाइन करने हैं। तो भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज हमें जब चाहिए होंगे वो सारे हमें डिटरमाइन करने हैं प्रोडक्ट के डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए। पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फेलियर्स ड्यू टू नेचर ऑफ प्रोडक्ट की नेचर की वजह से क्या क्या हमारे फेलियर हो सकते हैं, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसको भी हमें डिटरमाइन करना है। द लेवल ऑफ कंट्रोल्स एक्सपेक्टेड ऑफ द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस बाई कस्टमर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। हमें क्या क्या कंट्रोल हमें लगाने हैं, उसके क्या क्या लेवल होंगे वो भी हमें डिटरमाइन करने हैं। उसके बाद रिव्यू इनपुट्स फॉर एडिकेसी। हमें इनपुट्स को रिव्यू करना है कि हमारे पास वो प्रॉपर अमाउंट में है या फिर हमारे पास एक जितना हमें चाहिए उतने हैं या नहीं है, मतलब भरपूर मात्रा में है जितने हमें चाहिए। और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स टू बी एडिकेट, कंप्लीट, अनएम्बिगस एंड नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग। तो दोस्तों जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी वो हमारी जो चाहिए हमें उसके हिसाब से पूरी होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये इसमें बताया गया है। और कोई नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग हो, मतलब कोई जैसे कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब जैसे हमारे दो लोगों के व्यू अलग अलग होते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट्स ऐसी हो कि कोई उसको कॉन्फ्लिक्ट ना कर सके, कोई उसको ये ना बोल सके हमें ये चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इस चीज़ को हटाओ। तो वो जो रिक्वायरमेंट होगी
वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होनी चाहिए। क्लॉज 8.3.3.1 प्रोडक्ट डिजाइन इनपुट, identify, document and review product design input requirements as a result of contract review including but not limited to। तो दोस्तों हमें आइडेंटिफाई करना है, डॉक्यूमेंट करना है और रिव्यू करना है प्रोडक्ट डिजाइन इनपुट रिक्वायरमेंट्स को एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू के रिजल्ट के बेस पे उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है हमें वो देख लेते हैं। कंसिडरेशन ऑफ डिजाइन ऑल्टरनेटिव्स, assessment of risk including feasibility analysis, targets for conformity to product requirements including preservation, reliability, duration, serviceability, health, safety, environmental, development timing and cost, applicable legal requirements of customer identified country of destination if provided, embedded software requirements। तो दोस्तों ये जो भी हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होंगी ये सारी इंक्लूड हो जाएंगी। जो भी हमारे कस्टमर रिक्वायर करता है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या बाउंड्री होंगी, क्या क्या कंसिडरेशन होगी, क्या क्या ट्रेसेबिलिटी होगी, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, कैसे उसकी पैकेजिंग की जाएगी, कैसे डिलीवर करना है मटेरियल हमें। उसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी कस्टमर के द्वारा, ये सारी हमारी इनपुट की रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर के द्वारा जो हमारा प्रोडक्ट मांगा है उससे रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों एस्टाब्लिशिंग, आगे देख लेते हैं। एस्टाब्लिशिंग प्रोसेस टू यूज इंफॉर्मेशन गेंड फ्रॉम प्रीवियस डिजाइन प्रोजेक्ट्स, हमें एक ऐसी प्रोसेस को भी एस्टाब्लिश करना है ताकि हम प्रीवियस जो हमने मेटल भेजा है या फिर प्रीवियस डिलीवरी की है, प्रीवियस हमने जो प्रोसेस करी हैं उससे हमें कोई लेसन सीखने को मिला, कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो, उसको हमें उस इंफॉर्मेशन को हमें यूज़ कर सकें। तो ऐसी हमें प्रोसेस को एस्टाब्लिश करना है। तो देख लेते हैं। एस्टाब्लिशिंग प्रोसेस टू यूज इन्फॉर्मेशन गेंड फ्रॉम प्रीवियस डिजाइन प्रोजेक्ट्स, हमारे प्रीवियस डिजाइन प्रोजेक्ट्स होंगे उससे हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसको भी हमें यूज़ करना है फॉर करेंट एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ सिमिलर नेचर। तो सिमिलर नेचर का अगर कोई करंट प्रोजेक्ट है या फिर कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट है उसमें जो वो चीज़ काम आ जाए तो वो भी हमें ऐसी प्रोसेस को एस्टाब्लिश करना है उसको कंसिडर करने के लिए। उसके बाद द इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, इंफॉर्मेशन क्या क्या इंक्लूड करेगी, कॉम्पिटिटर, प्रोडक्ट एनालिसिस, सप्लायर्स फीडबैक, इंटरनल इनपुट्स, फील्ड डाटा, अदर रेलिवेंट सोर्सेज, ये सारी चीज़ें हमारे इंक्लूड करेगी जो इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद दोस्तों क्लॉज 8.3.2 देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट, ये भी दोस्तों IATF की रिक्वायरमेंट्स है। आइडेंटिफाई, डॉक्यूमेंट एंड रिव्यू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग product design and output data including special characteristics, target for productivity, process capability and cost, customer requirements if any, experience from previous developments, raw materials, product handling and ergonomics requirements, and design for manufacturing and design for assembly। तो दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट होगा उसमें हमें क्या कह रहा है ये, उसमें हमें आइडेंटिफाई करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है और रिव्यू करनी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट की रिक्वायरमेंट्स को। उसमें जो जो इंक्लूड होगा वो मैंने आपको बता चुका हूँ, जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड आउटपुट डाटा होगा, टारगेट्स होंगे प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोसेस कैपेबिलिटी के लिए और कॉस्ट के लिए, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी इंक्लूड होगी इसमें, एक्सपीरियंस प्रीवियस डेवलपमेंट्स के हिसाब से जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो इंक्लूड होगा, रॉ मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे वो भी इंक्लूड करना है, प्रोडक्ट एंड हैंडलिंग, ठीक है, वो भी आप प्रोडक्ट की जो हैंडलिंग होगी उसको भी इंक्लूड करना है, डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग की भी इंक्लूड करनी है और डिज़ाइन फॉर असेंबली, इन सब चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है जब आप आइडेंटिफाई करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे और रिव्यू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट की रिक्वायरमेंट्स को। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इंक्लूड्स द यूज ऑफ एरर प्रूफिंग। तो दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन होती है वो हमारी एरर प्रूफिंग मेथड को इंक्लूड करते हैं, उसका जो यूज होता है उसको इंक्लूड करते हैं टू द डिग्री अप्रोप्रिएट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कॉमेंसुरेट विद द रिस्क एनकाउंटर्ड। तो दोस्तों जैसी हमारी रिस्क होगी और जैसा हमारा जो प्रॉब्लम होगी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, जितना उसका मैग्नीट्यूड होगा उसके अकॉर्डिंग हमें एरर प्रूफिंग को यूज़ करना होता है। एरर प्रूफिंग के मेथड को यूज़ करती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे 8.3.3.3 में दिए गए हैं, क्लॉज 8.3.3.3 में।
तो दोस्तों देख लेते हैं, CFT टू एस्टैब्लिश डॉक्यूमेंट एंड इम्प्लीमेंट टू आइडेंटिफाई सेल्फ एंड कस्टमर डिफाइंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों ये कह रहा है जो क्रॉस फंक्शनल टीम होगी उसको एस्टैब्लिश करना है डॉक्यूमेंट, और एस्टैब्लिश करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम हमारे द्वारा या फिर कस्टमर के द्वारा कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फोकस में रखना है हमें। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको उसके ऊपर वर्क करने के लिए, उसको कैसे हमें मैनेज करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस हमें फॉलो करनी है, तो वो इसमें बताया गया है। वो हमारी CFT टीम उसके लिए प्रोसेस बनाएगा, एक प्रोसेस को एस्टैब्लिश करेगी, उसको डॉक्यूमेंट भी करेगी। आइडेंटिफाई इन द प्रोसेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग, हमें जो प्रोसेस होगी, जो CFT टीम हमारी प्रोसेस बनाएगी या डॉक्यूमेंट करेगी, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लूड होंगे प्रोसेस कंट्रोल के। ड्राइंग्स होंगी, रिस्क एनालिसिस होगी, जैसे FME हो गया, कंट्रोल प्लान हो गया, स्टैंडर्ड वर्क और ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो भी हमारी इंक्लूड होंगी। यूज़ कस्टमर प्रिस्क्राइब्ड सिंबल्स नोटेशन और इक्विवेलेंट टू आइडेंटिफाई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंक्लूड ऑल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द कंट्रोल प्लान। ये सारी चीज़ हमारी उसमें इंक्लूड होंगी, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की जो भी रिक्वायरमेंट है क्लॉज 8.3.3 में ये सारी चीज़ हमारी इंक्लूड होंगी। क्लॉज 8.3.4 डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल्स। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं क्या है। फॉर अप्लाइंग कंट्रोल्स एंड इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, हमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में कंट्रोल लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए क्या क्या इंश्योर करना है वो लिखा है इसमें। रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड बाई डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर क्लियरली डिफाइंड, जो भी हमारी डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी होंगी उससे जो भी हमारे रिजल्ट अचीव होंगे वो हमारे क्लियरली डिफाइंड हैं। रिव्यूज आर कंडक्टेड एज प्लान्ड, हमने जैसे जैसे प्लान किया है उसके हिसाब से रिव्यू हमारे किए हैं या नहीं किए हैं, ये भी हमें कंसिडर इंश्योर करना है। वेरिफिकेशन इज कंडक्टेड टू इंश्योर दैट डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स हैव मेट इनपुट रिक्वायरमेंट्स, हमें वेरिफिकेशन कंडक्ट करनी है ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट हैं वो हमारे इनपुट की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे। वैलिडेशन इज कंडक्टेड टू इंश्योर दैट रिजल्टिंग आउटपुट आर कैपेबल ऑफ मीटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड एप्लीकेशन और इंटेंडेड यूज। तो दोस्तों इस ये जो आखिरी ये दो हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, इसमें दोस्तों आपका क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि वेरिफिकेशन क्या होती है और वैलिडेशन क्या होती है। दोस्तों वेरिफिकेशन हमारी क्या होती है कि हम उससे ये वेरीफाई करते हैं कि जो हमारे जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के आउटपुट्स हैं वो हमारी इनपुट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और जो वैलिडेशन होता है, वैलिडेशन हमारा क्या होता है, वैलिडेशन हमारा मेन यही होता है कि जो हमारा हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारे इंटेंडेड यूज़ के लिए या कस्टमर के इंटेंडेड यूज़ के लिए सूटेबल है या नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन दोनों में यही फ़र्क होता है दोस्तों। उसके बाद क्लॉज 8.3.4.1 मॉनिटरिंग, इसमें देख लेते हैं क्या है। डिफाइन मेजर, ये दोस्तों IATF की रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद देख लेते हैं क्या है। डिफाइन मेजरमेंट्स एट स्पेसिफाइड स्टेजेस ड्यूरिंग D&D, एनालाइज एंड रिपोर्ट विद समरी रिजल्ट्स एज एन इनपुट टू मैनेजमेंट रिव्यू। तो दोस्तों हमें स्पेसिफाइड स्टेजेस पे मेजरमेंट को डिफाइन करना है, जब भी हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कर रहे होंगे, एनालाइज करना है और रिपोर्ट करना है समरी के साथ जो भी हमारे इनपुट होंगे मैनेजमेंट रिव्यू के लिए, वो उसकी फॉर्म में जो भी हम रिपोर्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, वो हमारा एक मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट के रूप में काम आएगा। वो measurements of product and process development activity be reported to customer at specified stages as agreed to by customer। दोस्तों जो प्रोडक्ट और प्रोसेस डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी होंगी उसकी जो मेजरमेंट होगी वो कस्टमर को रिपोर्ट करी जानी चाहिए हर एक पर्टिकुलर स्टेज पे, जैसा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के साथ एग्री किया है। 8.3.4.2 डिजाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन, परफॉर्म डिजाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन इन लाइन विद कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग एनी एप्लीकेबल इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट एजेंसी इशूड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। तो दोस्तों इसमें कह रहा है हमें वैलिडेट करना है जो हमारा
प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट जो भी हम कस्टमर को सप्लाई करेंगे या फिर जो सर्विस हम कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, वो हमारे गवर्नमेंट या फिर रेगुलेटरी बॉडी जो होगी उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसकी जो उसके इंटेंट कस्टमर के हमारे इंटेंडेड यूज़ के हिसाब से है या नहीं है, तो हमें इंश्योर करना है। टाइमिंग ऑफ D&D वैलिडेशन भी प्लान्ड, हमारी जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन की जो टाइमिंग होगी वो भी हमें प्लान करनी है इन अलाइनमेंट विद कस्टमर स्पेसिफाइड टाइमिंग। कस्टमर के द्वारा जो टाइमिंग दी जाएगी उसके हिसाब से हमें अलाइन करना है। हमें तो हमारी और कस्टमर की जो टाइमिंग है उसको हमें पैरेलली लेके चलना है, हमें मतलब उसको एक साथ लेके चलना है, ताकि वो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की जो वैलिडेशन है हम उसको टाइम टू टाइम कर सकें, हर एक पर्टिकुलर स्टेज पे जो जिस हिसाब से हम कस्टमर के साथ एग्री हुए हैं उस हिसाब से कर सकें। व्हेन एग्रीड, इवैल्यूएट इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एम्बेडेड सॉफ्टवेयर विद इन सिस्टम ऑफ फाइनल। दोस्तों थोड़ा कट रहा है, बाकी इसको देखेंगे हम आगे। इसके बाद हम आगे का क्लॉज देख लेते हैं, आगे का सब क्लॉज 8.3.4.3 प्रोटोटाइप प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोटोटाइप प्रोग्राम एंड कंट्रोल प्लान व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। हमें एक प्रोटोटाइप प्रोग्राम को डेवलप करना है और कंट्रोल प्लान को भी डेवलप करना है जब हमारा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम प्रोवाइड करवा सकें। टू द एक्सटेंट पॉसिबल, यूज सेफ सप्लायर टूलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर प्रोटोटाइप एज वेल एज विल बी यूज्ड फॉर रेगुलर प्रोडक्शन। तो दोस्तों इसमें कह रहा है हमें वही सप्लायर को यूज़ करना है जो कि हम एक प्रोटोटाइप प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों प्रोटोटाइप क्या होता है, हम एक कोई भी सैंपल होता है, जब हम कस्टमर कोई प्रोडक्ट मांगा है तो हम उसको जो इनिशियली हम एक प्रोटोटाइप बना के देते हैं, तो प्रोटोटाइप में जो भी हमारा रॉ मटेरियल लगा होता है तो वही रॉ मटेरियल हमें यूज़ करना है, उसी सप्लायर का रॉ मटेरियल यूज़ करना है जब हम एक्चुअल प्रोडक्शन रन करेंगे उस टाइम पे। मॉनिटर द टाइमली कंप्लीशन एंड कॉन्फर्मेशन ऑफ ऑल परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक्टिविटीज़। हमें जो टाइमली कंप्लीशन होगा एंड कॉन्फर्मेंस ऑफ ऑल परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक्टिविटी, जो भी हमारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक्टिविटीज़ होंगी या फिर टाइमली कंप्लीशन होगा उसको मॉनिटर करना है। व्हेन डिज़ाइन सर्विसेज आर आउटसोर्स्ड, अगर हमारी कोई डिज़ाइन सर्विसेज है, हम किसी और से डिज़ाइन बनवा रहे हैं किसी दूसरी पार्टी से, फॉर एग्जांपल कस्टमर आपको डिज़ाइन प्रोवाइड नहीं करवा रहा है और आप भी डिज़ाइन नहीं कर रहे हो अपने प्लांट में, आप भी डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप किसी दूसरी पार्टी से आप किसी भी चीज़ की ड्राइंग प्रिपेयर करवा रहे हो, तो अगर वो डिज़ाइन आउटसोर्स है मतलब कहीं बाहर से करवाते हो तो हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी टेक्निकल लीडरशिप को और कंप्लायंस ऑफ आउटसोर्स्ड प्रोसेसेस सर्विसेज लाइज विद द ऑर्गेनाइजेशन। जो आउटसोर्स्ड प्रोसेस होगी और सर्विस होगी वो उसकी कंप्लायंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए। प्रो 8.3.4.4 प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस, इसमें देख लेते हैं दोस्तों क्या है। एंश्योर कन्फॉर्मेंस टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अप्रूवल सिस्टम एज स्पेसिफाइड बाय और recognized बाय द कस्टमर, रिकॉर्ड्स ऑफ अप्रूवल्स बी रिटेन्ड। तो दोस्तों प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस क्लॉज 8.3.4.4 में क्या कह रहा है कि हमें कन्फॉर्मेंस को इंश्योर करना है टू प्रोडक्ट एंड सर्विस अप्रूवल सिस्टम के हिसाब से, और जैसा कि हमारे कस्टमर के जो रिकॉर्ड्स हैं और अप्रूवल के उसके जो डॉक्यूमेंट रिटर्न हुए उसके हिसाब से हमारा सारा कन्फॉर्मेंस है उसको रिटर्न करना है, उसको इंश्योर करना है हमें। इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू सप्लायर्स, ये हमारे सप्लायर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बी अप्रूव्ड एज पर क्लॉज 8.4.3 बिफोर सच अप्रूवल सबमिटेड टू कस्टमर। तो दोस्तों ये कह रहा है जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट और सर्विसेज होंगी वो क्लॉज 8.4.3 के अकॉर्डिंग अप्रूव होना चाहिए कस्टमर को सबमिट करने से पहले। क्लॉज 8.3.5 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स, इसमें देख लेते हैं दोस्तों क्या है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स में। एंश्योर दैट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स मीट द इनपुट रिक्वायरमेंट्स फॉर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और दे आर एडिकेट फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेस, मतलब हमारे
एडिकेट अमाउंट में है, वो जो भी हमारे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट होंगे हमारे एडिकेट हैं फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेस फॉर प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूड और रेफरेंस मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज एप्लीकेबल। जो हमें ये इंश्योर करना है, जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स हैं वो हमारे रेफरेंस मॉनिटरिंग को इंक्लूड करते हैं जो हमारे जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स हैं वो इंक्लूड करते हैं और रेफरेंस करते हैं मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिक्वायरमेंट्स को और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को। एंश्योर दैट प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड आर फिट फॉर इंटेंडेड पर्पस। जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो इंटेंडेड पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी हमें इंश्योर करना है। एंड द सेफ और प्रॉपर यूज़ को भी हमें इंश्योर करना है। हमें रिटेन करनी है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम D&D प्रोसेस। D&D प्रोसेस से जो भी हमारी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन बनेगी उसको हमें रिटेन करना है, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग्स एटसेट्रा। क्लॉज 8.3.5.1 हमारा उसी की क्लॉज डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स की IATF की रिक्वायरमेंट है सप्लीमेंटल। एक्सप्रेस द प्रोडक्ट डिज़ाइन आउटपुट इन टर्म्स दैट कैन बी वेरीफाइड एंड वैलिडेटेड अगेंस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, हमें एक्सप्रेस करना प्रोडक्ट डिज़ाइन आउटपुट को इन टर्म्स दैट कैन बी वेरीफाइड एंड वैलिडेटेड अगेंस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे जो प्रोडक्ट डिज़ाइन आउटपुट होगा उसको हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट में वैलिडेट करना है और वेरीफाई करना है। इंक्लूड द फॉलोइंग बट नॉट लिमिटेड टू, हमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, बट इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए वो। इन प्रोडक्ट डिज़ाइन आउटपुट क्या क्या हमें इंक्लूड करना है, डिज़ाइन रिस्क एनालिसिस FMEA, रिलायबिलिटी स्टडी रिजल्ट्स, प्रोडक्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स specifications, results of design error proofing such as DFSS, DFMA, FTA, product definition including 3D models, technical data packages, GD&T, 2D models, product manufacturing information and GD&T, product design reviews results, service diagnostics guidelines, maintenance and operational manuals where applicable, पैकेजिंग लेबल रिक्वायरमेंट्स फॉर शिपिंग। ये सारी चीज़ें हमारे दोस्तों जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का आउटपुट होगा उसमें इंक्लूड करनी है हमें। उसके बाद क्लॉज 8.3.5.2 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन आउटपुट। तो दोस्तों ये क्लॉज 8.3.5.1 जो था हमारे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का आउटपुट थे। उसके बाद क्लॉज 8.3.5.2 हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन के आउटपुट है। देख लेते हैं क्या है। एक्सप्रेस इन टर्म्स दैट कैन बी वेरीफाइड एंड वैलिडेटेड अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट्स रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग बट नॉट लिमिटेड टू। तो दोस्तों इसमें हमारे क्या क्या इंक्लूड होंगे वो देख लेते हैं दोस्तों। स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग्स वो सारी हमारी इंक्लूड होंगी, जो भी स्पेसिफिकेशन होगी वो और ड्राइंग्स होंगी वो हमारी इसमें इंक्लूड होंगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन आउटपुट में। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो हमारे इसमें इंक्लूड होंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस इनपुट वेरिएबल्स दैट इम्पैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट, लेआउट, लिंकेज ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस एंड टूलिंग, कैपेसिटी एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस FMEA, कंट्रोल प्लान्स, मेंटेनेंस प्लान्स एंड इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस, process approval acceptance criteria, data for quality, reliability, maintainability and measurability, results of error proofing, identification and verification as appropriate। ये सारी चीज़ हमारी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन के जो आउटपुट होंगे उसमें इंक्लूड होंगी। उसके बाद क्लॉज 8.3.6 ये हमारा जो लास्ट सब क्लॉज है क्लॉज 8.3 का वो है। तो वो क्या है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस। जो भी हमारे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होगा उसमें जो चेंजेस होंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करता है। क्या क्या स्पेसिफाई करता है ये देख लेते हैं दोस्तों रिक्वायरमेंट्स को। डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ऑन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस आर आइडेंटिफाइड एंड मेंटेन्ड। जो अभी हमारी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चेंज होंगे उनकी जो डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है
वो हमारी रिटर्न करनी है, वो आइडेंटिफाई करनी है और उसको मेंटेन करना है। द चेंजेस ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और सब्सिक्वेंटली टू बी रिव्यूड। दोस्तों जो भी हमारे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में जो भी चेंजेस होंगे वो हमारे रिव्यू होंगे, कंट्रोल्ड होंगे। और उसके बाद आइडेंटिफाई द चेंजेस इन इनपुट्स आउटपुट्स ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस सब्सिक्वेंटली। तो दोस्तों जो भी हमारे चेंजेस होंगे इनपुट्स में, आउटपुट्स में, डिज़ाइन और डेवलपमेंट के चेंजेस के दौरान वो भी हमें आइडेंटिफाई करने हैं। एंड इंश्योर दैट देयर इज़ नो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कन्फर्मिटी टू द रिक्वायरमेंट्स। कोई हमारा जो भी हम जब इनपुट्स और आउटपुट्स को जब आइडेंटिफाई करेंगे डिज़ाइन और डेवलपमेंट के चेंजेस के दौरान, तो उसमें हमें ये भी इंश्योर करना है कि उसका कोई जो भी इनपुट और आउटपुट होंगे जिनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिनको हम यूज़ करेंगे, उसका कोई एडवर्स कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी कस्टमर की उस पे, उसकी कन्फर्मिटी पे। क्लॉज 8.3.6.1 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस सप्लीमेंटल इवैल्यूएट ऑल डिज़ाइन चेंजेस आफ्टर इनिशियल प्रोडक्ट अप्रूवल इंक्लूडिंग proposed by organization or suppliers for impact on fit, form, function, performance and durability। तो दोस्तों जो भी हमारे डिज़ाइन चेंजेस होंगे इनिशियल प्रोडक्ट अप्रूवल के बाद वो सारे हमें इवैल्यूएट करने हैं, क्या क्या इंक्लूड होगा उसमें, इंक्लूडिंग प्रपोज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज करेगी और सप्लायर प्रपोज करेगा, फॉर इम्पैक्ट ऑन फिट, फॉर्म, फंक्शन, परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी। इन सब फैक्टर्स के ऊपर हमारी ये डिज़ाइन और डेवलपमेंट चेंजेस इवैल्यूएट किए जाएंगे। वैलिडेट चेंजेस अगेंस्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। हमारी जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके हिसाब से हमें चेंजेस को, जो भी हम चेंजेस करेंगे डिज़ाइन और डेवलपमेंट में, उसको वैलिडेट करना है और अप्रूव्ड इंटरनली प्रायर टू प्रोडक्शन इम्प्लीमेंटेशन। और वो अप्रूव होनी चाहिए प्रोडक्शन की इम्प्लीमेंटेशन के, मतलब प्रोडक्शन चालू करने से पहले। इफ़ रिक्वायर्ड बाई कस्टमर ऑब्टेन डॉक्यूमेंटेड अप्रूवल। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो हमें डॉक्यूमेंटेड अप्रूवल भी लेना होगा उनसे, और डॉक्यूमेंटेड वेवर फ्रॉम कस्टमर प्रायर टू प्रोडक्शन इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्तों अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, अगर कस्टमर कह रहा है तो हमें डॉक्यूमेंटेड अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेड वेवर भी उनसे लेना पड़ेगा प्रोडक्शन को चालू करने से पहले, प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले। डॉक्यूमेंटेड रिवीजन लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एज पार्ट ऑफ चेंज रिकॉर्ड फॉर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। दोस्तों जो भी हमारा सॉफ्टवेयर वगैरह होगा उसमें जो भी चेंज होगा उसमें रिवीजन वगैरह जो होंगे उस सबको भी हमें इंक्लूड करना है इसकी रिक्वायरमेंट्स में। तो दोस्तों हमारा क्लॉज 8.1, क्लॉज 8.2, क्लॉज 8.3 हमने ये इसके जो भी सब क्लॉजेज हैं, इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जितने सब क्लॉज हैं और उनके भी सब क्लॉजेज हैं, हमने सबको कवर कर लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के जो भी हमारे क्लॉज बच गए हैं उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। क्लॉज 8 को ही हमारे जो 4 सब क्लॉज रहेंगे, क्लॉज 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तभी विदा लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको कोई इसमें लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है और क्या क्या चीज़ें इसमें इम्प्रूव करी जा सकती हैं इस क्लास में, तो वो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम अगली वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों धन्यवाद।